तो जैसा कि हम जो है पेपर 4 साइंस जो है सेक्शन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, विज्ञान के भाग को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बायोलॉजी का, आपके ह्यूमन बायोलॉजी का आपका अगला पार्ट होगा, जो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ह्यूमन बॉडी के थोड़ी सी फंक्शनिंग के बारे में समझना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे सिस्टम के बारे में आपने अभी तक जान लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था मानव के, और उसकी पूरी प्रक्रियाएं हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो है हमने और भी जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम जो आएगा, आपका प्रजनन तंत्र, उसको भी हमको पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा भी हमने जो है बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी है, जैसे कि हार्मोनल सिस्टम जिसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम बोलते हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी को कंट्रोल और एक साथ कोऑर्डिनेट करने का, बोलने का मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी उसके अंग हैं, वो एक साथ क्या होती है, मिलकर काम करती है। तभी हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है एक सही मात्रा में जो है कार्य कर पाता है, सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि सभी अंग अपना अपना कार्य जो है बहुत कुशलतापूर्वक जो है करते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में भी होते हैं, समन्वित होते हैं, बोलने का मतलब, ठीक है। अर्थात जब कोई पार्ट काम कर रहा होता है तो उसको कोई दूसरा भी कंट्रोल कर रहा होता है। इस चीज़ को हम जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे हैंड जो हैं, जो ये मेरे पोस्चर्स आपको दिख रहे हैं, जो मेरी प्रतिक्रियाएं दिख रही है आपको, ये बेसिकली कंट्रोल हो रही है कहीं ना कहीं ब्रेन के जरिए। तो ये ब्रेन इनको कमांड भेज रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि मेरा ब्रीदिंग रेट जो है, मेरी सांस लेने की जो गति है, इसके अलावा मेरे हृदय की धड़कने की जो गति है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर से कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का भी फ्लो होता है, वो हार्मोन्स एक स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक टाइम में फ्लो होता है, विशेष समय में फ्लो होता है, तो उसको भी कंट्रोल वो करने वाला कोई है। अर्थात एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो पूरा शरीर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा आंतरिक तौर पे अगर हम बात करें, अंदरूनी तौर पे बात करें, इंटरनल अगर हम बात करें इंटरनली, तो किसी न किसी के द्वारा वो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है और कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो किनके जरिए ये कंट्रोल हो रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, और किस प्रकार से ये जो है प्रक्रियाएं चलती है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि हमारी बॉडी जो है नियंत्रित होती है और आपस में समन्वित होकर कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्रेन बोलते हैं। और ये ब्रेन को हमको जो है यहाँ पर समझना है डिटेल में। हालांकि उसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी 2 प्रकार से कंट्रोल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा हाथ जो है हिल रहा है या हम चल रहे होते हैं, तो इन सब में जो है हमारा ब्रेन क्या करता है, काम करता है और कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ गया या आप कुछ डरावनी चीज़ें देख लिए, तो आपकी बॉडी में अचानक से एनर्जी आती है दौड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो है एक आपका हार्मोन काम करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक प्रकार से हम बोले तो वो रासायनिक समन्वय हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया। तो 2 टाइप के कंट्रोल हमारे बॉडी में होते हैं, नियंत्रण होते हैं। एक तो न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं या नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा रसायनों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से, जिसको हम बेसिकली ग्लैंडुलर सिस्टम बोलते हैं। तो एक्चुअल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो हम जो है 2 सिस्टम को देखते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली हम तो देखते हैं नर्वस सिस्टम को, लेकिन ये सिस्टम भी जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब हम समझेंगे, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम का, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम ग्लैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम जिसको हम ग्रंथीय तंत्र बोलते हैं, इन दोनों तंत्रों को हमको जो है समझना है। तो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं,
वहाँ पर न्यूरल कंट्रोल होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा वहाँ पर नियंत्रण होता है हमारे शरीर का। ठीक है, वो कैसे होता है हम वन बाय वन समझेंगे। दूसरा है ग्लैंडुलर सिस्टम, तंत्रिका जिसको हम ग्रंथीय तंत्र बोल रहे हैं, जिसमें हार्मोन्स के थ्रू जो है बेसिकली हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो ये दो प्रकार के एक प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो है मीडियम है आप बोल सकते हैं, मोड है आप बोल सकते हैं, माध्यम है। इसमें सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली हिंदी में क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अभी हमको ये समझना है कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है ये पूरी तरह से जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स की जैसे काम करती है। जैसे आप देखते हैं कि जो बल्ब जल रहा है या हमारे आसपास जो भी लाइट्स या इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चालू हैं, तो आप देखते हैं कि वायर में जो है करंट फ्लो हो रहा होता है जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और उसके जरिए हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है वेव दौड़ रही है आपके वायर में, साइनसोइडल वेव जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ पर तरंगों के माध्यम से, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, उसके जरिए जो है क्या करती है, पूरी सिस्टम को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सिग्नल यहाँ पर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिग्नल प्रवाहित होते हैं उसके लिए पूरा एक चैनल बना हुआ है, उसके लिए पूरा तंत्र बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अगर बात करें कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जो है कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र और इसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम PNS बोल रहे हैं शॉर्ट में, और यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, CNS। अभी आप ध्यान समझिए कि जो CNS है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, ये बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, पहला पार्ट इसका ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मस्तिष्क बोल रहे हैं। और बेसिकली जो आपका दूसरा पार्ट है मेरुरज्जु या मेरुदंड कहलाता है। इसको हम डायग्राम में डिटेल में समझेंगे पूरे सेक्शन को। तो बस आपको इतना जानना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो संबंध पूरा एक मिश्रण है, वो मिलकर जो है क्या बनता है, CNS बनता है, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं PNS के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बस आपको इतना जानना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, या हम बोल सकते हैं नर्व टिश्यूज से मिलकर बना हुआ जो पूरा सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, मतलब एक प्रकार से बोले तो वायरिंग एक प्रकार से मान सकते हैं। सामान्य शब्दों में बोले तो हमारे शरीर की जो वायरिंग है, वायरिंग बोलने का मतलब जो ब्रेन से जो सिग्नल पहुंचाने वाले जो वायर्स हमारे बॉडी में हैं, उसको अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो उसका बेसिकली बायोलॉजिकल नाम क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू, जिसमें हम बेसिकली जानते हैं किसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, न्यूरॉन्स का एक पूरा जुड़ा हुआ जो है रूप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी हमको दो चीज़ें समझनी है, एक तो होता है एफरेंट फाइबर और दूसरा इफरेंट फाइबर। एफरेंट को हम बोलते हैं अभिवाही और इफरेंट को हम बोलते हैं अपवाही। ठीक है, तो बेसिकली अब अभिवाही तंतु और अपवाही तंतु, इंग्लिश में एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। अभी आपको समझना है कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में सिग्नलिंग का जो जरिया है वो दो टाइप का है, मतलब एक प्रकार से बाई डायरेक्शनल बोलते हैं हम। ठीक है, दोनों दिशाओं में हो रहा है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे ब्रेन से सिग्नल हमारे ऑर्गन टिश्यूज तक पहुंच रहा है, अर्थात मस्तिष्क से अगर हम बात करें शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या हो रहा है, बेसिकली सिग्नल पहुंच रहा है। इसी प्रकार से विभिन्न अंगों से भी तो ब्रेन तक क्या पहुंच रहा है, मस्तिष्क तक सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है, सुचारू रूप से सिग्नल्स की आवाजाही हो रही है। ठीक है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है सिग्नल्स का, ब्रेन टू टिश्यूज और ऑर्गन, और ऑर्गन टू या टिश्यूज टू ब्रेन हम बोल सकते हैं। मस्तिष्क से लेकर शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से लेकर मस्तिष्क तक, ये दोनों जगह जो है क्या हो रही है, सिग्नल पहुंच रही है। तो जब टिश्यूज से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचती है
तो उसको पहुंचाने वाले नर्वस टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एफरेंट बोलते हैं। अभी आपको समझना है पीएनएस दो टाइप के हैं, एक तो वो होंगे जो ऊतकों से टिश्यूज से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे, और दूसरे वो होंगे इफरेंट या अपवाही जो ब्रेन से कहाँ पहुंचाएंगे, टिश्यूज तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब ये पूरी चीज किन से मिलके बनी हुई है, न्यूरॉन से मिलके बनी हुई है। मतलब न्यूरॉन्स फिर न्यूरॉन्स फिर न्यूरॉन्स, खूब सारे न्यूरॉन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। जब आपस में बहुत सारे मल्टीपल न्यूरॉन्स कंबाइन होते हैं देन वहां से फॉर्म होता है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिकली ये पूरा नर्वस टिश्यूज का कॉम्बिनेशन है। और नर्वस टिश्यूज किससे बना हुआ है, तो नर्वस टिश्यूज जो है बना हुआ है न्यूरॉन से। तो अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स जो हैं क्या है, बेसिकली एक प्रकार से नर्वस टिश्यूज को बनाने वाले क्या हैं, सेल्स हैं। इसको न्यूरॉन्स मतलब ये सेल्स हैं, कोशिका है। न्यूरॉन क्या है, कोशिका है। इनसे मिलकर क्या बनेगा, बेसिकली नर्वस टिश्यूज बनते हैं। और नर्वस टिश्यू जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली आपके नर्वस ऊतक बोल रहे हैं। ठीक है, अब उनसे मिलकर क्या बनेगा, ये पूरा सिस्टम तैयार होगा। ठीक है, मतलब आप समझिए कि पूरा कंट्रोल तो होगा यहाँ से, लेकिन माध्यम, संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का मीडियम जो होगा ब्रेन से पूरी बॉडी में, वो कौन होगा, वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि पूरी चीज़ें यहाँ पर जो है कंट्रोल होगी, पूरी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल होगी, लेकिन पूरा सिग्नलिंग कहाँ से होगा, उसका माध्यम क्या है, उसका मीडियम क्या है, तो ये है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, बेसिकली इसको हम बाद में समझेंगे आखिरी में, पहले हम पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं और फिर लास्ट में हम न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना जो है फोकस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेसिकली उसमें दो चीज़ें आती है, ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक तो है ब्रेन जिसको हमने मस्तिष्क बोला, दूसरा हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड जिसको हमने मेरुरज्जु बोला। तो ये दोनों से मिलकर जो है बना होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, केंद्रीय क्यों बोला हमने, क्योंकि ये ही पूरे बॉडी को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं, ब्रेन के बारे में समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जब आप ब्रेन समझ लेंगे तो फिर आप जो है पूरे फंक्शनिंग को समझ पाएंगे कि बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क जिसको हमने ब्रेन बोला, ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर मैन की बात करें तो उसमें जो है 1.4 kg, लगभग 1.4 kg अप्रॉक्सीमेट वेल्यू है, वो इट कैन बी चेंज। ठीक है, तो 1400 ग्राम जिसको हम बोल रहे हैं 1400 ग्राम्स जो होता है, और फीमेल में अगर हम बात करें तो 1280 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो ये आपको ये एवरेज वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डायग्राम दिख रहा है, एग्जैक्ट डायग्राम आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाकर आपको पूरा एक नॉमेनक्लेचर बना के आपको समझाना जो है होता है, तो आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम जो है बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं ब्रेन के बारे में यहाँ पर। तो ब्रेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्रेन को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, मतलब बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 भाग हैं जिसको हमने डिवाइड किया है। बेसिकली पहला जो है वो है फोर ब्रेन जिसको हमने अग्र मस्तिष्क बोला, दूसरा बेसिकली है मिड ब्रेन जिसको हमने मध्य मस्तिष्क बोला, तीसरा हिंड ब्रेन जिसको हमने पश्चिम मस्तिष्क बोला। तो 3 हिस्सों में जो है हमने ब्रेन को क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं, उसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन, ये तीनों जो हैं किसके हिस्से हैं, ब्रेन के हिस्से हैं, अलग अलग। ठीक है, ये कहाँ पर है हम डायग्राम में इसको समझते हैं, उसके बाद फिर उसके सब पार्ट में हम जाकर जो है उनको समझेंगे और उसके बाद फिर उसके फंक्शंस को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, ब्रेन के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है, एक रफ डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ब्रेन का जो सेक्शन है, इसमें जो आप सबसे बाहर का सेक्शन देखते हैं, जो आपका बाहर का सेक्शन आपको दिख रहा है, स्कल जो आपको दिख रही है, उस स्कल के जैसे ही आप नीचे जाएंगे, स्कल का जो बोन है, उस बोन के जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेसिकली मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है,
मेनिंजेस एक्चुअली में क्या होता है, आपके ब्रेन का जो टिश्यूज है, आपके मस्तिष्क का जो ऊतक है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का एक लेयर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस बेसिकली आउटर कवरिंग है, मान लीजिए क्या है, पूरे ब्रेन जो आपका मस्तिष्क है उसका आउटर कवरिंग, उसका सुरक्षात्मक कवच है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आप इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ ग्रीन लेयर आपको बनाई है वो उसको हमने क्या बोला, मेनिंजेस बोला, ठीक है। एक साथ मेनिंजेस क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है 3 इसके और लेयर होते हैं, मतलब सब लेयर बोल सकते हो। तो मेनिंजेस 3 लेयरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, हिंदी में भी इसको वही बोलेंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप वही लिखना। ड्यूरा मैटर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड तो ये सबसे बाहरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे आउटर अगर पूछा जाए कि मेनिंजेस में सबसे आउटर वाला कौन सा है, तो ये आउटर है, बाहरी। उसके बाद बीच में क्या है, एरोक्नाइड, उसके बाद है पाया मैटर, ठीक है। तो ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है इसकी आउटर लेयर, मतलब पूरा जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, सुरक्षात्मक कवच बना जो है, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये आपका ब्रेन है। लेकिन ब्रेन और मेनिंजेस के बीच में, ब्रेन और मेनिंजेस के बीच में आपको एक खाली जगह दिख रहा है, जहाँ पर आपको पॉइंटेड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कुछ स्पेशल फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है। हिंदी में सेरेब्रो स्पाइनल द्रव बोलते हैं, इंग्लिश में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसको हम बोलते हैं। ये एक्चुअली में जो है आपका एक प्रकार से, जब मान लीजिए सिर को झटका लगता है या आपका सिर अचानक से मूव करता है, तो आपके बेसिकली ब्रेन का जो हिस्सा है, आउटर हिस्सा, उसको बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और उसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नियंत्रित करने का काम करता है, ताकि जो है वो ज़्यादा जो है उसका अंदर मूवमेंट ना हो और वो टकराए ना, ठीक है। तो वहाँ पर एक लिक्विड है, आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सस्पेंशन क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर झटका नहीं लगने देगा उसको, ठीक है। सडन वहाँ पर मूवमेंट उसका नहीं होने देगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से ब्रेन फ्लूइड, जिसको हमने क्या बोला, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव बोला। तो ये किसी किसके बीच में है, आपके ब्रेन के और मेनिंजेस जो आउटर कवर है उनके आउटर लेयर के बीच में है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम एक्चुअल ब्रेन में आते हैं। हमने कवरिंग के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। तो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस बेसिकली ये क्या है, कवर है, मान लीजिए आपका, ठीक है, ब्रेन का कवर है, स्कल के नीचे आपको ये मिलेगा। चलिए इसके बाद आते हैं ब्रेन के बारे में। तो ये ब्रेन आपको दिख रहा होगा। तो ब्रेन के 3 हिस्से मैंने बोले, एक तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, तीसरा हिंड ब्रेन, जिसको हमने पश्च मस्तिष्क बोला। इसको हम पहले यहाँ लोकेट कर लेते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा आपका क्या है, ये हिस्सा है फोर ब्रेन। ये हिस्सा क्या है, पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। आपको यहाँ पर हिंदी में भी, यहाँ पर सबको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका मिड ब्रेन वाला सेक्शन है, ठीक है। ये कौन सा है, मिड ब्रेन, जो यहाँ पर एक गोला सा बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो सेक्शन बचता है, ये आपका क्या है, फोर ब्रेन वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, ये फोर ब्रेन वाला क्या है, हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 हिस्से मैंने आपको यहाँ पर जो है डिफाइन किए हैं, ठीक है। एक हिस्सा यहाँ पर जो है मैंने मिस कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, अभी इसको हम समझेंगे, ठीक है, ऑब्लोंगेटा। अभी आप ध्यान से देखिए। तो अब जब अपने स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो जो सब पार्ट है उसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पर है, फिर वहाँ पर हम समझेंगे। तो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में अगर हम देखें तो बेसिकली उसके और सब पार्ट हैं, हमने जो है डिवाइड किया हुआ है। एक है सेरेब्रम, याद रखना, सेरेब्रम फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। सेरेबेलम हिंड ब्रेन में होता है। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं लिखते समय, पेपर में क्या करते हैं, टेस्ट पेपर में या फिर आप एग्जाम में, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सेरेबेलम को यहाँ लिख देते हैं, सेरेब्रम को यहाँ लिख देते हैं, कई लोग ऐसा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले को खासकर, क्योंकि उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। सेरेब्रम जो है यहाँ पर है, हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमस्तिष्क,
हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, प्रमस्तिष्क बोल रहे हैं। उसके बाद थैलेमस, हिंदी में भी थैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट है, सब पार्ट, उपभाग बोलते हैं, वो किसका है, फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क का है, फोरब्रेन का। ठीक है, तो ये तो हो गया फोरब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, कार्पोरा क्वाड्रिजिन या कार्पो क्वाड्रिजेमिन भी बोलते हैं। इसके बाद में सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल, तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। हिंड ब्रेन की पश्च मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो एक तो है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, उसके बाद पोन्स वेरोलाई, मैं शॉर्ट में पोन्स लिखा हुआ है, पोन्स वेरोलाई बोलते हैं उसको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो हिंदी में भी यही वर्ड यूज होता है, बस सेरेबेलम को आप याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क, बाकी को हिंदी में भी वही बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिकली उसका सब डिवीजन, सब पार्ट। ठीक है, अब हम डायग्राम को देखते हैं और हम समझते हैं। तो जैसे ही आपको ब्रेन का मैंने आपको पहला हिस्सा बताया, पहला हिस्सा कौन सा, फोरब्रेन, यही ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्शन अगर पूछा जाए तो कौन सा है, इन दोनों नहीं है, ये है, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, फोरब्रेन है। ठीक है, और अगर पूरे मस्तिष्क में सब भागों में अगर देखा जाए, सब पार्ट में अगर देखा जाए, उप भागों में देखा जाए, तो प्रमस्तिष्क जो है 2/3 पार्ट कवर करता है। कितना, 2/3, 2/3 भाग जो होता है वो कौन कवर करता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है भाई, प्रमस्तिष्क एक्चुअली में इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। तो ये हो गया आपका, तो ये 2/3 पार्ट जो है क्या करता है, कवर करता है। नाउ ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए। तो मैं किसको बता रहा हूँ अभी, सेरेब्रम के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ जो डायग्राम मैंने अलग से ड्रॉ किया है, ये सेरेब्रम को समझिए। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये लाइन बनाने का कुछ मतलब है। कभी अगर आपने ब्रेन का डायग्राम देखा होगा तो उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखे होंगे। जो ओपन ब्रेन, अगर आपने कभी डायग्राम देखा होगा बायोलॉजी की बुक में या यूट्यूब में वगैरह में, तो आपको दिखा होगा कि बीच बीच में एक दरारें हैं, मतलब एक गैप्स हैं, और बाकी चीजें उठी हुई है ब्रेन में, है ना, मतलब एक उठा हुआ, उभार वाला सेक्शन है। ठीक है, और एक अंदर धंसा हुआ पार्ट है, मतलब अंदर घुसा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो एक दो पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आप देखिए, जो ये उठा हुआ पार्ट है ना, ये उठा हुआ जो पार्ट है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, गायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायरस बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर घुसा वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, उभार वाला हिस्सा, उठा वाला जो भाग है, जो अपवर्ड है, मतलब उठा हुआ है, उसको हमने क्या बोला, गायरस बोला। ठीक है, और जो अंदर धंसा हुआ है उसको हमने सल्कस बोला। तो आप समझिए, ऐसा जो पूरा आपको दिख रहा है और बीच में जो गैप है, गैप को हम क्या बोल रहे हैं, सल्कस बोल रहे हैं, और उठा हुआ हिस्सा को हम क्या बोल रहे हैं, गायरस। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जिन टिश्यूज से ये बना हुआ है, मतलब फोरब्रेन का सेरेबेलम जिन टिश्यूज से, जिन ऊतकों से बना हुआ है, इसका ये वाला पूरा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्पस कैलोसम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, उसका फोरब्रेन जो हम बात कर रहे हैं, उसका प्रमस्तिष्क को हम देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन को, वो जो हम देखते हैं तो उसमें उभार, उठी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और अंदर घुसी हुई संरचनाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उभार वाला सेक्शन है, उठा हुआ सेक्शन जो आपको दिख रहा है, उसको हम गायरस बोलते हैं। अंदर घुसा हुआ सेक्शन को हम सल्कस बोलते हैं। और जिन टिश्यूज से मिलकर, जिन ऊतकों से मिलकर ये बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। दिस इज ऑल अबाउट सेरेब्रम, स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम सॉरी। ठीक है, प्रमस्तिष्क के बारे में। नाउ सेरेब्रम का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इस प्रकार से घिरा हुआ दिख रहा है, किसी चीज को घेरा हुआ है। ये जो घेरा हुआ है ना, जस्ट घेराव के नीचे के हिस्से को जब आप देखते हैं तो वहां पर सबसे नीचे में आपको एक हिस्सा मिलेगा, वो कहलाएगा थैलेमस। तो ये रैप्ड है, ये एक प्रकार से घिरा हुआ है। तो घेरा हुआ जो अनुमस्तिष्क का घेराव वाला पार्ट है, उसके जस्ट नीचे आपको थैलेमस वाला हिस्सा मिलता है, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, हाइपोथैलेमस। तो जस्ट बिलो सेरेब्रम जो आपको रैप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, थैलेमस है। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क के जस्ट नीचे घिरा हुआ हिस्सा, ठीक नीचे घिरा हुआ हिस्सा थैलेमस कहलाता है, और थैलेमस के थोड़ा सा नीचे क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, फोरब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ मूविंग टू द मिड ब्रेन। फंक्शंस को थोड़ी देर में समझेंगे, अभी हम केवल स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया इसके बारे में। नाउ मिड ब्रेन की बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क का ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने 4 सेक्शन में क्या किया है, डिवाइड किया है। 4 सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि इसमें 4 लोब्स बने होते हैं, 4 पिंड बने होते हैं। क्या बने होते हैं, हिंदी में उसको पिंड बोलते हैं। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंडों से मिलकर बना हुआ है, मतलब 4 पिंड है उसमें है, बोल सकते हैं आप। तो बेसिकली देयर आर 4 लोब्स इन द मिड ब्रेन, बस इतना ही आपको जानना है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, मिड ब्रेन सबसे कम विकसित हिस्सा होता है, मतलब मध्य मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे कम विकसित हिस्सा है, सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड लेस डेवलप्ड, सबसे कम डेवलप्ड होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन फंक्शनिंग, हम थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ अब हम आते हैं किसके बारे में, बेसिकली। अच्छा, एक और चीज, हाइपोथैलेमस के नीचे में आपको साइड में दिख रहा होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ब्रेन का सामने वाला पार्ट कौन सा है, मतलब फेस वाला पार्ट कौन सा है और पीछे वाला पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सामने वाला पार्ट है और ये पीछे वाला। कि मैंने अनुमस्तिष्क, मतलब जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, ये सब हिंड ब्रेन पीछे का है और मैंने इधर बनाया है, तो ये आपका पीछे का पोर्शन है। ठीक है। अच्छा, सामने में जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे ना एक ग्लैंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर सिस्टम में। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस जो है उसके जस्ट नीचे में एक ग्लैंड होती है जो मटर के दाने के समान होती है, वो पी के बेसिकली सीड के समान होती है, उतना साइज का होता है, जिसको आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बाद किसकी, बेसिकली आपके हिंड ब्रेन की, पश्च मस्तिष्क की, सेरेबेलम उसका एक पार्ट, पोन्स उसका दूसरा पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा तीसरा पार्ट। अब भी समझिए, आप जस्ट नीचे देख रहे हैं, ये इसका अनुमस्तिष्क वाला हिस्सा है जिसको हमने क्या बोला, सेरेबेलम बोला। क्या बोला उसको हमने, सेरेबेलम। ठीक है। तो ये आपका जो है सेरेबेलम वाला पार्ट है। नाउ अभी आप देखिए, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पोन्स वेरुलाई है। ठीक है। बेसिकली ये क्या है, फाइबर्स है, नर्व्स है, एक प्रकार से बोल सकते हैं आप, एक तंतु के समान है, फाइबर्स के समान है, जो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। किसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, ये एक और पार्ट है, किसका पार्ट है ये, बेसिकली ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स के बीच में, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है आपका, पोन्स होता है। तो पोन्स जो है इनको कनेक्ट करने का काम करता है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो बोलने का मतलब स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। किसके जरिए कनेक्टेड है, पोन्स के जरिए। तो पोन्स क्या है, कनेक्टिव फाइबर्स है और कुछ नहीं। तो पोन्स जो फोरब्रेन का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को पश्च मस्तिष्क से। ठीक है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए पूरे बाकी ब्रेन से वो क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आपके पीछे का पूरा जो है, ब्रेन से जो पीछे आपकी पूरा कॉर्ड गया हुआ है, उसको हमने क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड उसको बोला। ठीक है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वो पूरे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंटेन करता है। बोलने का मतलब पूरी आपकी बॉडी की जो वायरिंग है ब्रेन से निकली हुई, वो पूरी वायरिंग किसके जरिए होती जाती है, तो आपको समझना है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड से जो है वो होते हुए जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से होके जाती है, तो हमने ये भी बोला कि पूरी बॉडी में जाती है। तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका जो है मीटर है घर का, और घर के मीटर से एक मेन वायर गया और उस मेन वायर से फिर सब वायर गए। ठीक है। तो ये आपका घर का एनर्जी मीटर, जहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहां से, और उसके बाद एक मेन वायर जा रहा है जहां से हर रूम के लिए क्या निकल रहा है, हर रूम के लिए अलग से वायर निकल रहा है और बोर्ड फिर वहां से लगा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से आप समझिए कि ये आपका ब्रेन है,
ये ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, चारों तरफ से न्यूरॉन्स निकलेंगे, नर्व टिश्यूज निकलेंगे जो आपके पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो ये जो है ना ब्रेन से लेकर पूरा यहाँ तक जो आपके लोअर बैक तक जो है पूरा जो आपको दिखता है बोनी स्ट्रक्चर, वो स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड कहलाता है। और वो पूरा तरह से जो किया हुआ है किसको, इस पूरे सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर पूरे न्यूरॉन्स है, वायरिंग है आपकी बॉडी की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शनिंग की, बात करते हैं वन बाय वन। क्या काम करता है ब्रेन, कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बोला ब्रेन कंट्रोल सेंटर है। एक्चुअली में ब्रेन क्या है, सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो क्या है, आपका ब्रेन मस्तिष्क है। नियंत्रित पूरी तरह से करने का काम कौन करेगा, ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। तो अभी हम समझते हैं फंक्शनिंग को, ठीक है। देखिए ब्रेन का साइज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसका ब्रेन का साइज, रिसर्च में ये पाया गया है, जिसका ब्रेन का साइज ज्यादा होता है। अब ब्रेन का साइज मतलब क्या, ब्रेन का जो प्रमस्तिष्क है, फोर ब्रेन को अगर हम बात करें, ब्रेन में हम कहाँ जा रहे हैं, फोर ब्रेन के अंदर में जा रहे हैं। फोर ब्रेन के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, सेरेब्रम में जा रहे हैं। सेरेब्रम वाला हिस्सा जिसका जितना डेवलप होता है, जितना बड़ा होता है, उसका दिमाग उतना ज़्यादा तेज होता है, शार्प होता है, ठीक है। और उसका ब्रेन कैपेसिटी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये माना जाता है, रिसर्च में ये माना गया है कि ये जो सेक्शन है ब्रेन का, जिसका जितना डेवलप होगा उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जो यहाँ आपको इसके अंदर का पार्ट कौन सा है, ये, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, ये सेक्शन जिसका जितना अच्छे से डेवलप्ड होगा उसका उतना ज़्यादा जो है ब्रेन क्या होगा, शार्प और कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये भी माना जाता है कि जिसका ये कम विकसित होता है, लेस डेवलप्ड होता है, वो मंद बुद्धि, या जिसको हम बोलते हैं बेसिकली दिमाग से जो जिसका दिमाग कम कार्य करता है, उसको हम बोल सकते हैं मंद बुद्धि प्रकार से बोल सकते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस सेक्शन से लिंक्ड है, ऐसा मानी जाती है। अच्छा, जब हमने ब्रेन कैपेसिटी की बात की तो आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं याददाश्त, जो मेमोरी है, वो पूरी की पूरी जो है कहाँ पर से कंट्रोल होती है। जो हमारी पूरी याददाश्त है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, और तमाम जितनी भी हमारी जो है यादें हैं, मेमोरी है, वो सारी की सारी कहाँ पर से जो है कंट्रोल होती है, कहाँ पर उसकी फंक्शनिंग होती है, कहाँ से वो काम करती है। तो वो यही वाला हिस्सा है, आपको याद रखना है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो फोर ब्रेन का जो हिस्सा होता है, तो अगर हम बात करें फोर ब्रेन के बारे में एक ओवरऑल देखें अगर हम, तो फोर ब्रेन जो है सेंटर है किसका, याददाश्त का, एक केंद्र है। मेमोरी सेंटर अगर पूछा जाए कि कंट्रोल कौन करता है, कहाँ से कंट्रोल होता है मेमोरी, याददाश्त, तो आपको याद रखना है कि फोर ब्रेन वही हिस्सा है जहां पर ये सारी चीजें क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और भी तो सेक्शन है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। याददाश्त के बारे में तो हमने बोल दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस की, तो इनका भी तो कुछ पार्ट है, इनका भी पार्ट है। हाइपोथैलेमस थैलेमस का भी पार्ट होता है। बेसिकली ये आपस में मिलकर काम करते हैं, और जब थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्या होती है, कंट्रोल होती है। जैसे कि इमोशंस, जो आपके अंदर भावनाएं हैं जितनी भी, ठीक है, जो भी भावनाएं हैं, खुशी की और दुख की जितनी भी भावनाएं हैं, वो सारी की सारी भावनाएं जो कंट्रोल होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से होती हैं, ठीक है। तो आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स कंट्रोल कहाँ से होती है, अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ओवरऑल तो फोर ब्रेन से होती है, मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस से होती है। जितने भी आपकी बॉडी के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कहाँ से कंट्रोल होगी, फोर ब्रेन के जरिए कंट्रोल होगी, ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं। उन रसायनों के द्वारा जो है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। ये कैसे कंट्रोल होता है ना, इसको हम जो है ग्लैंडुलर सिस्टम में भी थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर बनाया है। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ना, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो मैं अगर बोलूँ कि ये मास्टर ग्लैंड है, तो ये आपके सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा। तो मैं अगर बोलूँ टेस्टिस और ओवरीज है, तो टेस्टिस मेल में, ओवरीज फीमेल में, जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड करता है उसको कंट्रोल करने का काम। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा किसके पास में,
इन जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास में, है ना। और इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, ब्रेन से क्या होती है, कंट्रोल होती है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि याददाश्त, मेमोरी, इसके अलावा जो भी आपका माइंड की फंक्शनिंग है, चाहे आप किसी चीज़ को सीखते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से कंट्रोल होती है, यहीं से कंट्रोल होती है। अच्छा, एक चीज़ कंस्ट्रक्शन वाइज में थोड़ा सा मिस कर गया था कि आपके ब्रेन के 2 सेक्शन हैं। ये आपके ब्रेन का कटा हुआ पार्ट है। मान लीजिए कि ये ब्रेन है और उस ब्रेन को हमने आधा काट दिया है, तो ये आपका कटा हुआ बीच से आपको ये दिख रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अभी अगर आप समझें तो 2 हिस्से हैं, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। ठीक है, ये 2 हिस्से में, तो उसको बोला क्या हमने, क्या बोला उसको, सेरिब्रम हेमीस्फीयर। ठीक है, बोलने का मतलब प्रमस्तिष्क गोलार्ध उसको हमने बोला। ठीक है, और आधा इधर आधा इधर, अगर ऐसा देखें तो ठीक है, जैसे मेरा ब्रेन है तो इस एक इधर हिस्सा, एक इधर हिस्सा, एक राइट वाला हिस्सा और एक आपका कौन सा हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, बाएं और दाएं वाला हिस्सा, तो वो दोनों हिस्से होते हैं और उन दोनों हिस्से से बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो जो आपका शार्पनेस है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें का हम बात करें कि किसी का ब्रेन बहुत शार्प है, उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, एप्टीट्यूड उसका बहुत ज़बरदस्त है, किसी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका कमांड जाता है, तो ये लगभग जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली कहाँ से कंट्रोल होती है, आपके इस साइड से कंट्रोल होती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इस साइड से भी कुछ चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वो बेसिकली आपका जब आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है महारत हासिल करते हैं तो वो आपकी इस चीज़ से कंट्रोल होती है। तो ऐसे तमाम अलग अलग प्रकार की स्टडीज़ हैं जो बहुत सारी चीज़ें शो करती हैं। तो जो सीखने का जो चीज़ है वो पूरा का पूरा, किसी भी चीज़ पे आप मास्टरी करते हैं, किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं, तो वह सारी चीज़ें जो सीखने वाली चीज़ें हैं उससे ब्रेन की कौन सी टिश्यूज़ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कहाँ पर ये चीज़ें जो है स्टोर होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो फोरब्रेन है, उसका सेरेब्रम वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये तो हो गया और यहाँ पर सारी बातें। ठीक है, इसके बाद आपकी फीलिंग्स, जिसमें मैंने आपको बताया आपका रोना, आपका हंसना, आपका बेसिकली जो भी फीलिंग्स है आपकी, वो सारी जो भी हैं सैडनेस वगैरह, सब की सब चीज़ें जो हैं कहाँ से कंट्रोल होती है, यहीं से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में हमने देखा कार्पोरा क्वाड्रिजीन और सेरेब्रल पेंडिकल, ये 2 इसके जो है पार्ट हैं। हालांकि वहाँ हम दिखा नहीं सकते, हमने उसको क्या बोला है कि ये 2 सेक्शंस जो हैं यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, 4 लोब्स में डिवाइडेड है। बेसिकली यहाँ पर जो है आपके सुनने का और देखने का कुछ सेक्शन जो है यहाँ पर से क्या होता है, कंट्रोल होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सुनने का और देखने की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल कहाँ से होती हैं, उसके सेंटर्स कहाँ हैं अगर पूछा जाए तो उनके सेंटर्स, उनके केंद्र जो है मिड ब्रेन में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फोर ब्रेन में आपका टेम्परेचर वगैरह जो है सेंस करने वाला जो चीज़ है ना, जब आप किसी चीज़ को टच करते हो, आपको ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती है, तो ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, स्किन को थ्रू ब्रेन में जाते हैं। वो ब्रेन में जाकर कहाँ पर असर करेंगे, आपको कहाँ से पता चलेगा, सेंसिंग कहाँ है उसका, तो सेंसिंग जो उसका पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, फोर ब्रेन में होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ हिंड ब्रेन में आते हैं, पश्च मस्तिष्क में आते हैं सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो सेरेबेलम जिसको हम क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क बोलते हैं, इसके बाद में पोन्स, इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। हिंड ब्रेन जो है ना, हिंड ब्रेन आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं, कैसी एक्टिविटीज, अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जो आप एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आप कमांड भेजते हैं, हाथ को हिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी बॉडी आप कंट्रोल नहीं करते हैं जो अपने आप होती है, तो 2 टाइप के बेसिकली मूवमेंट होते हैं। एक तो क्या होता है वॉलंटरी मूवमेंट और एक तो इनवॉलंटरी। ठीक है, तो वॉलंटरी जिसको हमने क्या बोला, ऐच्छिक क्रियाएं बोला। ठीक है, वॉलंटरी है ना, ऐच्छिक, और इनवॉलंटरी जो अनैच्छिक है। तो जो चीजें वॉलंटरी हैं, जो कंट्रोल होती है, वो भी यहीं से होंगी, वो सेरेबेलम से होती हैं। ठीक है, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी छींक आना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये किससे कंट्रोल होगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी ब्रीदिंग लेना, ब्रीदिंग रेट, आपका श्वास लेने की जो गति है, ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आपकी हार्ट बीट, ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब जो भी बॉडी की ऐसी चीजें जो क्या कर रही हैं,
अपने आप से नियंत्रित हो रही हैं। मतलब इसमें आप अपने उसको मतलब आप जो है दिमाग के जरिए सोच कर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप बोलेंगे कि दिल की धड़कन रुक जा, तो ऐसे आप रोक नहीं सकते, आप सोच कर उसको नहीं रोक सकते। मतलब ब्रेन से आप सिग्नल हार्ट को नहीं भेज सकते अपने सोच के जरिए। मतलब बोलने का मतलब कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते अपने द्वारा, वो तो अब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, वो स्वायत्त जो कंट्रोल होती है वो मेडुला ऑब्लंगेटा के जरिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनवॉलंटरी एक्टिविटी पूरी की पूरी कंट्रोल कहाँ से होती है? मेडुला ऑब्लंगेटा के जरिए होती है। पोन्स मैंने आपको बताया ये कनेक्टिव लिंक है और कुछ नहीं है, ठीक है, वो कनेक्टिविटी देने का क्या करती है? काम करती है। अच्छा, ये तो हो गया इसके बारे में। ये हमने पूरे ब्रेन के एक्टिविटीज के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस किया। एक और चीज आपको यहां पर समझना है कि जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमने ब्रेन की तो एक्टिविटी पढ़ ली, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अभी हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए मैं यहां आपका एक डायग्राम बना रहा हूं। तो आपने सुना होगा बेसिकली प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो यहां पास आप अलग से यहां पास दिख रहा है, मैं यहां पास एक डायग्राम बना देता हूं। ये आपका मान लीजिए ब्रेन के बाद में ये सेक्शन आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है जहां से क्या पास हो रही है? बहुत सारी नर्व्स पास हो रही है। अब ये नर्व्स जो है यहां से जो है पूरी बॉडी में क्या होगी? फैल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी में जो है क्या हो रही है? फैल रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके बॉडी में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? और एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स मतलब तो हो गया आपका प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती आर्क मतलब चाप, ठीक है। मैं एक ही चीज लिख दे रहा हूं। तो ये प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो आप समझिए, मैं यहां पास इस प्रकार से डायग्राम बना दे रहा हूं कि ब्रेन से पूरी बॉडी, ठीक है, ब्रेन से ये बॉडी और मैंने यहां बना दिया ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन, ऐसा चल रहा है। तो अभी आप समझिए कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ध्यान समझिए, बॉडी से जब कोई सिग्नल ब्रेन के पास में जाएगा वो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, और यहां से कोई चीज नीचे पहुंचेगा तो रिफ्लेक्स आर्क। ये किसके जरिए पहुंच रहे हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हो रहा है। बोलने का मतलब बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कनेक्टिव पूरा लिंक है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। बोलने का मतलब कि ये कंट्रोल करता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब कि आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आपको मान लीजिए किसी ने गर्म पानी का जो है कोई बर्तन लिया और बर्तन आपके यहाँ पर छुआ दिया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करके आपको पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से आपके हाथ में गर्म पानी गिर जाता है या गर्म चीज़ें कुछ टच हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आपको सोचना नहीं पड़ता हाथ को हटाने के लिए वहाँ से, ठीक है। जैसे आप गर्म जो पार्ट है टच होता है तो वहाँ से हाथ को हटाने के लिए, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हटाने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो होता है। तो जो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो कैसे हो रही हैं? तो हमारा जैसा ही स्किन टच हुआ वहाँ पर से सिग्नल बनना शुरू हुआ और वो सिग्नल जो है तुरंत कहाँ पहुँचेगा? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा? ब्रेन में। तो ये तो एक पार्ट हुआ। इसके बाद ब्रेन तुरंत सिग्नल देगा उसको ताकि वो हाथ क्या हो जाए? वहाँ से हट जाए। तो ये पूरा सर्कल चलता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन क्या केवल स्पाइनल कॉर्ड? नहीं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, जिससे मेन रोल तो स्पाइनल कॉर्ड का रहता है क्योंकि पूरा सिग्नलिंग को पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। अच्छा, अब हम आते हैं, जब हमने स्पाइनल कॉर्ड समझ लिया, जब हमने ब्रेन समझ लिया, तो हम इसको अब समझ सकते हैं। तो ये हमारा, इसमें हम देख लेते हैं कि ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स है। मतलब हमारा पूरा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसका सबसे
बेसिक यूनिट अगर पूछा जाए कि फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, तो वो न्यूरॉन है। ठीक है, तो न्यूरॉन इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिनसे मिलकर क्या बना हुआ है, नर्वस टिश्यू बना हुआ है। समझ रहे हैं? तंत्रिका ऊतक अगर पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और तंत्रिका कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन्स है। अभी आप समझिए, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो आपको 3 हिस्से दिख रहे होंगे, 3 हिस्से दिख रहे होंगे, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट आपको ये दिख रहा होगा। पहला पार्ट जो है ना, इस न्यूरॉन का पूरा बॉडी वाला पार्ट है, वो न्यूरॉन की बॉडी है। ठीक है, मतलब तंत्रिका कोशिका की क्या है, ये पूरी बॉडी है। ये एक लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है जिसको हमने एक्सॉन बोला, और ये जो है ना एक्सॉन के आखिरी एंड्स हैं, आखिरी सिरे हैं, जिसको हमने क्या बोला, एक्सॉन टर्मिनल बोला। सिनेप्टिक एंड जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तंत्रिकाक्ष, बेसिकली तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है वो हम बोल रहे हैं। अभी फटाफट हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। जो भी आपका सेक्शन है, इसमें आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई सिग्नल जो है क्रिएट होगा, वो कहाँ से क्रिएट होगा, वो बेसिकली यहाँ से क्रिएट होगा। ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या होंगे, पॉइंट्स होते हैं। अब ये पॉइंट से ना, ये पॉइंट से लगातार ये तो एक सेल है ना, ऐसे खूब सारे सेल आपस में जुड़ते हैं और पूरा एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि 2 नर्वस सेल, मतलब कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होगा, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स। सिनेप्स आपको पूछा जाएगा, तो सिनेप्स क्या होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच की, ऐसा एक न्यूरॉन फिर ऐसा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, क्योंकि वो दोनों जुड़े होते हैं, उनके बीच में जो गैप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके इस एंड को सिनेप्टिक एंड बोलते हैं, या उसको न्यूरोट्रांसमीटर एंड बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर अंतिम सिरा। अब यहाँ से क्या होगा कि इन पॉइंट से न्यूरोकेमिकल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। क्यों जनरेट होंगे, तो आपको समझना है कि स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन कहाँ से होगा, आपके बाहर, बॉडी के बाहर जो भी एटमॉस्फेयर है, वहाँ जो भी चेंजेस होंगे, वहाँ गर्म होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब कम होगा, हवाएं चलेगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन सभी चीज़ों को जब आपकी स्किन से वो एहसास होगा, तो वहाँ से एक सिग्नल, स्किन के नीचे जो है न्यूरोट्रांसमीटर एंड्स होते हैं, वहाँ से बेसिकली सिग्नल जो है क्रिएट होते हैं। किस फॉर्म में, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होता है जो इम्पल्स बनाने का काम करता है, सिग्नल बनाने का काम करता है। वो सिग्नल्स इसके जरिए जो है जाएगी यहाँ पर एक्सॉन में, और फिर यहाँ जाएगी, फिर वो आगे बढ़ती जाएगी और वहाँ से वो ब्रेन तक पहुँचेगा। अभी आपको ये समझना है कि ये 2 सेक्शन को जोड़ने वाला कौन है, एक्सॉन है। अच्छा, तो ये क्या है, ये जो सेक्शन है ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपका इसका पूरा बॉडी है, यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, और ये उसका पूरा सेल बॉडी है, जिसको हमने सोमा बोला, कोशिकाएं बोला। ठीक है, और जो ये आपको एंड्स निकले हुए दिख रहे हैं, इसको हम डेंड्राइट या ध्रुमिका बोलते हैं। अभी इसमें होता क्या है कि सिग्नल यहाँ से गया, फिर यहाँ पर जाएगा, और फिर आगे जाएगा वो, फिर आगे वाले उसमें जाएगा, इस करके वो पूरा पास होगा, और पास होते होते वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूरा ब्रेन तक पहुँच जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 टाइप के हमने देखे, एक तो अभिवाही एफरेंट, एक टिश्यू से, मतलब ऊतक से या अंगों से ब्रेन तक, मस्तिष्क तक, और एक तो ब्रेन से टिश्यूज तक। तो ये बने जो हैं इसी प्रकार से होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बने हुए होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट, जो एक टिश्यू से, अंगों से कहाँ तक, ब्रेन तक, और एक टिश्यू, ब्रेन से टिश्यू तक। तो वहाँ से जब सिग्नल पास होगा, तो वो सिग्नल जिससे पास होगा वो क्या है, बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा पूरे इन 2 एक्शंस को, रिफ्लेक्स एक्शन को और रिफ्लेक्स आर्क को, मतलब सिग्नल ब्रेन तक पहुंचना और फिर ब्रेन से बॉडी तक पहुंचना। तो इस प्रकार से कुछ सिस्टम जो है ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा आपका बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने उसका पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने ब्रेन के सारे जो हैं पार्ट्स 1 बाय 1 हमने कवर किए, उसकी फंक्शनिंग को कवर की, और उसके बाद में हमने रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है ये देखा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा, और लास्ट में हमने नर्वस टिश्यू, बोलने का मतलब ये पूरा सिस्टम का सबसे छोटा उसका इकाई क्या है, अगर पूछा जाए सूक्ष्म इकाई क्या है, तो वो है न्यूरॉन्स, जिससे मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम आपको क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।